हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं 13 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि वीडियो आपको पसंद आएगा ही, दैट इज़ माय पर्सनल गारंटी। तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके साइड से आप कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो कि जो भी हमारा करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेक्चर्स अभी हमने बनाए हैं वो आप लोग को अवेलेबल रहेंगे, है ना। चाहे वो लाइव सेशन के लेक्चर हों, चाहे वो नॉन लाइव सेशन के लेक्चर्स हों, वो सारे आपको अवेलेबल रहेंगे, आप सब देख सकते हैं। और आगे की जो क्लासेस रहेंगी वो तो देख ही पाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स हैज मैक्सिमम वेट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे अधिक वेट इनमें से किसका रहता है? ऑप्शंस आर फर्स्ट रॉ मटेरियल्स, सेकंड इज फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज फूड आइटम्स, या फोर्थ इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो इनमें से सबसे अधिक वेटेज किसका रहता है इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स? दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट करती है? ऑप्शंस आर नीति आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो इनमें से कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइज करती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी का? फर्स्ट कह रहा है कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, सेकंड है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, थर्ड इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 only, या 3 only. So these are the 3 questions for you today. Let me tell you the answers for 3 questions, but आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है या तो वो भी आप बता दिया करिए। जैसे कल किसी ने बताया था, है ना, आंसर सही था लेकिन उसमें कुछ एक पॉइंट थे जो कि शायद मैंने बताया नहीं या बोले नहीं। तो आप लोग का काम यही है कि आप लोग थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट डे मैं करेक्ट कर दूंगा, नो इश्यूज इन दैट, है ना। तो बिल्कुल अगर कुछ चीज़ गलत होती तो आप बता दिया करिए। सो पहला सवाल था कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम वेट रखता है इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आंसर विल बी डी, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स विल बी द आंसर फॉर दिस। सेकंड क्वेश्चन है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इनमें से कौन कंडक्ट करता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ इज द बॉडी दैट कंडक्ट्स दिस सर्वे, है ना। तो एनएसएसओ हो जाएगा। और तीसरा सवाल था कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, को पहला मिक्स्ड इकोनॉमी का तो मतलब होता है कि पब्लिक और प्राइवेट एक साथ करें, तो पहला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दूसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। अब मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड क्यों नहीं रहेगी? मतलब कोई ऐसा लॉजिक नहीं है ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं रहेगी, तो ये गलत हो जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक का मिक्स ही है, इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है। सेकंड क्वेश्चन गलत, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि नहीं होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में? देखो, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती है या इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, दोनों में ही है। तो ये नहीं होगा, मतलब कि कुल मिलाकर के प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इज द ओनली वन विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और ये सेकंड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है आंसर केवल होगा 2 ओनली, यानी कि 2 ओनली विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर, 2 ओनली विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गए आज के 3 सवाल। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन की तरफ। आज का मेंस क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सिविल एविएशन सेक्टर इन इंडिया। क्या चैलेंजेस हैं सिविल एविएशन सेक्टर के इंडिया में? क्रिटिकली एग्जामाइन द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस सच प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सिविल एविएशन सेक्टर इन इंडिया? क्रिटिकली एग्जामाइन द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस सच प्रॉब्लम्स। पहले तो आपको सिविल एविएशन के प्रॉब्लम्स बताने हैं, फिर जो भी स्टेप्स लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने उनको आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। मतलब आपको बताना है कि कितनी हद तक वो सही है, कितने हद तक वो सार्थक हैं, है ना। तो ये सारी चीज, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द मेंस, यू हैव टू आंसर दिस, ठीक है। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो CO2 इक्विवेलेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बारे में आपको बता दूं। तो CO2 इक्विवेलेंट के बारे में देखो, हर ग्रीन हाउस गैस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में बता सकते हैं कि वो कितने ज्यादा पोटेंट है, कितनी ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये बताने के लिए हम हर गैस को कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज देखो, आप यहाँ पे हर ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल अलग अलग होता है। मतलब हर ग्रीन
हाउस गैस अलग अलग पोटेंशियल रखती है कि वो कितना ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, कितना वार्म करेगा एटमॉस्फेयर को, है ना। अब मेजर जो 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बारे में बता दूं, वाटर वेपर भी है वैसे, लेकिन 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं एंड दे आर 100 ईयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में उनका पोटेंशियल देखा जाए तो CO2 तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड पोटेंशियल कहलाएगा, CO2 तो बेस ही है, CO2 तो रेफरेंस है, तो वो 1 कार्बन डाइऑक्साइड पोटेंशियल है। तो दूसरा जो मीथेन लिया है, मीथेन का है 25x, यानी कि 25 टाइम्स, मतलब अगर आप 1 किलो मीथेन रिलीज करते हो एटमॉस्फेयर में तो वो 25 किलो CO2 के बराबर है। CO2 इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ, अगर 25x पोटेंशियल है CH4 का, तो मतलब अगर आप सिर्फ 1 किलो CH4 यानी कि सिर्फ 1 किलो मीथेन निकालते हैं, रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो 25 किलोग्राम ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 25 किलोग्राम ऑफ CO2 के बराबर होता है। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये आपको थोड़ा मैथमेटिकली अगर समझ में आएगा ना, तो आप बहुत आसानी से जब फ्यूचर में कभी अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में CO2 पोटेंशियल या ग्रीन हाउस ग्लोबल ग्रीन हाउस पोटेंशियल, इन सब के ऊपर, तो आप बहुत आसानी से लगा पाएंगे या कर पाएंगे। तीसरा है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O की अगर हम बात करें तो वो 298x है, यानी कि अगर 1 किलोग्राम आप नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो 298 किलोग्राम ऑफ CO2 के बराबर हो जाते हैं, 298 किलोग्राम ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से पोटेंशियल वेरी करता है, ठीक है ना। और वाटर वेपर जो है वो मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग में नहीं आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है, लेकिन वाटर वेपर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस प्रोसेस, है ना, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाली चीजें हैं, जैसे कि आप सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, पर फ्लोरोकार्बन्स हो गया, है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पर फ्लोरोकार्बन्स, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, है ना, ये सारी चीजें भी हैं, ये आपको याद रखनी है। दूसरी जो न्यूज आज मैं आपको बताऊंगा वो सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं। सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, अब दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स इंटरलिंकिंग ऑफ 5 रिवर। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो है उसमें 5 नदियों को इंटरलिंक किया जाएगा। 5 रिवर्स आर टू बी इंटरलिंक्ड इन दिस सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। अब 5 रिवर्स कौन कौन सी है, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एंड रोहिणी। दीज आर द 5 रिवर्स। विच आर द 5 रिवर्स? घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा एंड रोहिणी, ठीक है। तो दीज आर द 5 रिवर्स विच आर टू बी कनेक्टेड अंडर दिस सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। इसके अलावा इट विल बेनिफिट 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो है 9 जिलों को, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं जिनको ये बेनिफिट देगा, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर एंड महारानीगंज, ये अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जिनको बेनिफिट मिलेगा। 5 नदियां कौन कौन सी, फिर से बता दूं, सरयू नहर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में कौन कौन सी 5 नदियां हैं, इसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी, ये 5 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है यूपीएससी कि सरयू नहर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में कौन सी रिवर्स पार्ट है, कौन सी रिवर्स पार्ट नहीं है, तो वहां पे इन्हीं 5 के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं। द सब कैनाल विद लेंथ ऑफ 6600 हैव बीन लिंक्ड टू द 318 किलोमीटर मेन कैनाल। तो ये तो छोड़ो, इतने फैक्ट आपको नहीं याद रखने हैं। इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो 1978 से स्टार्ट हो गया था, 1978 से स्टार्ट हो गया था, बट ड्यू टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी ये बहुत ज़्यादा डिलेड हुई और नियरली 40 साल लगभग ये डिले हो गई। तो नियरली 40 साल तक ये डिले होती रही। तो आप देख सकते हैं बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी लगभग 6200 से ज़्यादा गाँव हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा और 29 लाख से ज़्यादा किसान है जिनको फ़ायदा मिलने वाला है बिकॉज ऑफ दिस, है ना। और सरयू नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सरयू रिवर इज द रिवर विच ओरिजिनेट्स एट अ रिज साउथ ऑफ नंदाकोट माउंटेन्स इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। तो सरयू नदी का जो उद्गम है, यानी सरयू नदी का जो ओरिजिन है वो नंदाकोट के साउथ में बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां से सरयू का ओरिजिन होता है, ठीक है ना। अब ये फिर उसके बाद कापकोट, बागेश्वर, सेराघाट, इन जगहों से बहती हुई डिस्चार्ज होती है किसमें, शारदा रिवर में। शारदा रिवर में डिस्चार्ज होती है पंचेश्वर में, ठीक है ना, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास आता है। तो वहां पर जाकर फाइनली फिर ये उसमें मिल जाती है शारदा रिवर में, ठीक है ना।
लोअर घाघरा को भी पॉपुलरली बोलते हैं, लोअर घाघरा को ही हम पॉपुलरली कहते हैं सरयू। लोअर घाघरा इज पॉपुलरली नोन एज सरयू इन इंडिया, स्पेशली मतलब कि ये अयोध्या वाले रिवर में जहां पर कि श्री राम जी का जन्म हुआ, तो जो ये लोअर घाघरा है दैट इज नोन एज द सरयू इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। अगली न्यूज है रिगार्डिंग डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स में हम बात करेंगे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की, हम बात करेंगे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिवेंचर्स बता दूं, डिवेंचर होते क्या हैं। देखो, डिवेंचर एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट है। डिवेंचर्स अपने आप में एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब कंपनी इशू करती है, कंपनी बोलती है कि भैया आप हमको इतना पैसा दो। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात है कि मान लो सपोज एक्स नाम का एक बंदा है, ठीक है, इसको समझना चीज को। एक्स नाम का एक बंदा है जिसको एक कंपनी स्टार्ट करनी है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए इसको पैसे चाहिए। पैसे दो तरीके से आ सकते हैं। एक, ये किसी पार्टी को बोले, वाई को बोले कि भैया आप हमको पैसा दो, हम आपको शेयर होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, हम आपको शेयर होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब पैसे के बदले शेयर। ठीक है, अब दूसरा बंदा जेड था जिससे इसने बोला कि भैया आप हमको पैसे दो 1 लाख रुपए, मैं 1 साल में आपको 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इसमें इसने शेयर्स नहीं ऑफर किए, इसमें इसने शेयर नहीं ऑफर किए, इसने एक परमानेंट इंटरेस्ट बता दिया कि भैया हम इतने परसेंट 10% या 20% इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा चुका देंगे। ठीक है ना, एक पार्टी को उसने बोला आप हमको पैसा दो तो हम आपको शेयर्स देंगे। तो अब ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सेकंड टाइप का, जिसमें शेयर होल्डिंग नहीं थी अभी, वो आपका कहलाता है डिबेंचर्स। वो कहलाएगा क्या, डिबेंचर्स। मतलब जिसमें कंपनी ने ये बोला कि भैया हम आपको इतना, आप हमको इतना पैसा दो, हम इतना इंटरेस्ट में वो पैसा चुका देंगे, तो डिबेंचर होता है। अब डिबेंचर भी दो तरीके से होते हैं। डिबेंचर दो तरीके से, मतलब एक होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर सीडी और दूसरा होता है एनसीडी, यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। मतलब कि वाई से पैसे लिए इसने 1 लाख रुपए, है ना, वाई से पैसे लिए, सपोज करो 1 लाख रुपए लिए, एक्स ने 1 लाख रुपए लिए। अब इसने जेड से लिए थे, जेड से, वाई से तो शेयर वाले थे, जेड से मान लो 10 लाख रुपए इसने लिए। अब ये एक्स जो है वो पैसा चुका नहीं पा रहा, तो वो कह रहा है कि भैया मेरी कंपनी तो खुल गई है, आपको मैं 10 लाख के शेयर दे देता हूँ, आई विल गिव यू शेयर्स ऑफ ₹10 लाख। ठीक है ना, तो आप अगर आपने तैयारी कर लिया, अब आप तैयार हो गए, तो ये जो डिवेंचर्स हैं ये आपका कन्वर्टिबल डिवेंचर होगा। मतलब उसने आपसे पैसे लिए थे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में, डिवेंचर के रूप में, लेकिन उसने कन्वर्ट कर लिया उसको किसमें, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई पार्टी राजी नहीं हो रही है, तो मतलब उसका ऐसा डिवेंचर है जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकता है आपके किसमें, शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट, जो ऐसे डिवेंचर्स होते हैं, उनको नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहते हैं। तो ये हो गया कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, अगली जो न्यूज है, आरबीआई एंड पीएम सिग्नल रिफॉर्म्स इन द ट्रिबल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी रिसेंटली पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स का जो फेलियर था, जो वहां पे फिस्कल फियास्को हमको देखने को मिला, किसका, पंजाब एंड महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, उसके बाद अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये थोड़ा स्वीपिंग रिफॉर्म्स करेंगे अर्बन कोऑपरेटिव्स के रेगुलेशन में। देखो होता क्या है अर्बन कोऑपरेटिव्स के रेगुलेशन में, आपको सिंपल सी चीज बता दूं, कमर्शियल बैंक्स में और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में ये डिफरेंस होता है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो पूरी तरीके से आरबीआई मॉनिटर्ड रहते हैं, पूरी तरीके से आरबीआई रेगुलेटेड रहते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अभी तक केवल पार्टली रेगुलेटेड थे। क्यों पार्टली रेगुलेटेड थे, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में आपको पता है कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं, इस तरीके से मिल करके एक कोऑपरेटिव बैंक बनाते हैं। ठीक है ना, तो इनको रेगुलेट करने के लिए इन्हीं का बोर्ड रहता है, ज्यादातर चीजें इनके बोर्ड के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं। ठीक है ना, लेकिन आरबीआई बहुत ही पार्शली करता था। अब लेकिन जब से ये पंजाब एंड महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का फियास्को देखने को मिला, उसके बाद से अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि आरबीआई ज्यादा बड़ा रोल प्ले करे, और आरबीआई खुद भी अब चाहती है कि ज्यादा बड़ा रोल प्ले करे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला भी है, देखो, व्हेन द आरबीआई विल ओवरसी द कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शनिंग, दिस विल रेज द डिपॉजिटर्स कॉन्फिडेंस, वी हैव क्रिएटेड अ न्यू कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। तो दोनों चीज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो चीजें बोली, एक तो कि उनको आरबीआई ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी इन द अर्बन कोऑपरेटिव, दूसरा उनका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी काम कर ही रही है, तो इन दोनों के बारे में उन्होंने कहा है। तो दिस इज द थिंग, तो नाउ अर्बन कोऑपरेटिव में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करना देख सकते हैं बहुत जल्दी। इसके लिए आरबीआई ने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देगी, उसके बाद देखते हैं।
साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रिसेंटली कमेटी ऑलरेडी बनी थी जिसमें आरबीआई डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन थे। उन्होंने प्रपोज किया था कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स को देखेगी। इसके पहले एक कोऑपरेटिव कमेटी थी एनएस विश्वनाथन कमेटी, आरबीआई डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में कमेटी थी। ये न्यूज आज नहीं आई है लेकिन ये पहले की थी, तो मैंने को लगा आपको बता दूं, जरूरी है ना, ताकि कभी अगर आपको अर्बन कोऑपरेटिव्स के ऊपर आंसर लिखने के लिए आ जाए उसके रिफॉर्म्स के लिए, तो आप ये सारे पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर सकें। तो मैं आपको एनएस विश्वनाथन कमेटी के भी कुछ रिकमेंडेशंस बता दूंगा। जैसे उन्होंने कहा था, एनएस विश्वनाथन कमेटी ने कहा कि भैया मर्जर्स करो। अगर आप लोग को ये लगता है, अगर आप लोग को लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव्स अच्छे से काम नहीं चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनकी एवरग्रीनिंग करने से अच्छा है आप उनको मर्ज करो, है ना, मर्जर्स, है ना। तो जो भी प्रोटेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे कोऑपरेटिव्स, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द फर्स्ट रिफॉर्म, ठीक है ना। फिर इसके बाद उन्होंने कहा 4 टियर स्ट्रक्चर बोला, है ना, 4 टियर में स्ट्रक्चर बोला। जैसे टियर 1 में वो यूसीबीज रहेंगे जिसमें मतलब जिसमें आप टू ₹100 करोड़ तक का है। अगर टियर 2 में जाते हैं यूसीबी के तो 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक का है। टियर 3 में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का है और टियर 4 में आपका 10,000 करोड़ से ज्यादा का रहेगा। तो ये उन्होंने 4 अलग अलग टियर्स बताए हैं फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना। फिर तीसरा उन्होंने कहा है कि जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना है, देयर शुड बी अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर एक तरीके से रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जिसमें प्रोफेशनल्स रहेंगे, मैनेजमेंट के वर्कर्स, मैनेजमेंट वो लोग रहेंगे, ताकि प्रॉपरली इनको मैनेज किया जा सके। क्या हो रहा है कि अभी हर कोऑपरेटिव अपने तरीके से चल रही है, मनचाहे तरीके से चल रही है, एंड दैट शुड नॉट बी द की थिंग। वहां पे होना क्या चाहिए कि सारे एक रेगुलेटर के थ्रू उसके थ्रू हो रहे हो। दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड, ठीक है। इसके अलावा the committee has suggested that the minimum कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR, जैसे होता है ना कि आप अपने जितने लोन आप देते हो आप उसका रिस्क कैलकुलेट कर लेते हो और उसके रेफरेंस में आपके पास उतनी कैपिटल होनी चाहिए, मतलब उसके रेफरेंस में आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। तो CRAR जो है 9% से 15% के बीच में उन्होंने कहा है, 9% से 15% के बीच में कहा है। और ये भी कहा है कि जो टियर 4 UCBs हैं वहां पे बेसल 3 नॉर्म्स भी प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, बेसल 3 नॉर्म्स भी प्रिस्क्राइब किए जाएं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन सजेस्टेड बाय एनएस विश्वनाथन कमेटी। आप इनको याद रखिए। अभी एक और कमेटी के रिकमेंडेशंस आने हैं, लेकिन इनको याद रखिएगा एनएस विश्वनाथन कमेटी के रिकमेंडेशंस को, ताकि अगर कभी आपको आंसर राइटिंग करने के लिए आए आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था अर्बन कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग, उसमें जो इंश्योर्ड लिमिट थी बैंक डिपॉजिट की, पहले वो 1 लाख रुपए थी, जो इंश्योर्ड लिमिट थी पहले बैंक डिपॉजिट के केस में वो केवल 1 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है ना। 90 डेज टाइम लिमिट में उसको 90 डेज की टाइम लिमिट देकर के 5 लाख कर दिया गया है इंश्योर्ड लिमिट को। तो ये भी एक काफी लैंडमार्क एक इनिशिएटिव है। पहले केवल 1 लाख रुपए तक का सम जो था डिपॉजिट जो था वो इंश्योर्ड था, 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट जो है वो इंश्योर्ड है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, आगे हम देखते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, एक ही हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको रीजन बताता हूं, जैसे इवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आर्टिकल है नाम देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, नाम देखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन केवल इसमें 2-3 फैक्ट है कि डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों चीजें मुझे आप बताइएगा। मैं आपको क्या करता हूं, इसकी जगह आपको बोल देता हूं कि भाई पॉलिटी लक्ष्मीकांत का आप चैप्टर 1-2 पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। आपके लिए होमवर्क क्या है कि इस एडिटोरियल को ना पढ़ते हुए आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो लक्ष्मीकांत का है वो पढ़ लीजिए। दैट इज अ मच बेटर थिंग, आपका रिवीजन भी होगा और आपको नई चीज सीखने को मिलेंगी। दूसरा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, लीड एडिटोरियल, स्टेपिंग स्टोन्स इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑथर ने दिए हैं कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किस तरीके से आपको मूव करना है, किस तरीके से आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि भैया वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रिबाउंड कर रही है, बिल्कुल वो रिबाउंड कर रही है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन अब हमको ध्यान देना है किस चीज पे, अब हमको ध्यान देना है सस्टेनेबिलिटी पे। फर्स्ट थिंग जो हमको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो सस्टेनेबिलिटी पे, मतलब कि ये हम ग्रोथ इसको सस्टेन कर सके, वी आर एबल टू सस्टेन दिस ग्रोथ, है ना। अब ये सस्टेनेबिलिटी कैसे हो पाएगी,
सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो भी फैक्टर्स इनको मतलब कि हमको प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन मिले, वर्ल्ड का कोलैबोरेशन मिले, वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, तब जाकर के। दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली है कि भैया ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट मत होने दो। क्या होता है ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब? क्या होता है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब होता है जब आपके प्रॉपर शिप्स जा रहे हो, आपके प्रॉपर कार्गो आ रहा हो, आपके बॉर्डर सीज ना हो, आपके बॉर्डर बंद ना हो। तो ये चीज ऑथर ने कही कि भैया अभी मेक श्योर करो कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो बंद ना होने पाए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जब बंद होती है तो डिमांड और सप्लाई का बहुत ही गंदा रेशियो हो जाता है। भाई सप्लाई हो ही नहीं पाती, डिमांड बढ़ती रहती है, तो ये काफी मिसहैप होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन चलती है तो दैट शुड बी द प्रायोरिटी कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन को चालू रखो। फिर यहाँ पे ऑथर ने अंकटाड का डेटा दिया है। अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसका डेटा दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि 22.4% की वैल्यू इंक्रीज हुई है ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड की एज कंपेयर टू 2020। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू स्टैंड अबाउट 15% हायर देन बिफोर। 15% ज्यादा है वर्ल्ड ट्रेड इस समय। एंड ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम देखेंगे तो वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी इंक्रीज हुआ है। ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पे बताई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है कि ग्लोबल चेन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके लिए हमको वही ऑथर ने बोला कि हमको कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन मेंटेन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। वी हैव टू मेंटेन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, बिटवीन द कंट्रीज। अगर आप वो नहीं मेंटेन करते हो तो ये सब सप्लाई आपको नहीं दिखेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करें, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। एंटरप्रेन्योरशिप और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को ही आपको प्रमोट करना है, दोनों को ही आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने चौथा कहा है कि आपको टेक्नोलॉजी के गैप्स फिल करने, ऐसी कंट्रीज जहां पे टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है। ऑथर ने कहा कि भैया डिजिटल टेक्नोलॉजी आने वाली है, डिजिटल पेमेंट्स आ ही गए हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेली मेडिसिन आने वाला है, टेली एजुकेशन आने वाला है, टेली ऑफिसेज भी शुरू हो जाएंगे। तो ऑथर ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो सारे ये जो आपके पास मतलब कि जो टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं उनको आप फिल करें। दूसरा चीज़ स्किल डेवलपमेंट के गैप को फिल करें। मतलब अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो टेक्नोलॉजी को हैंडल कर सकें, जो एजुकेशन को हैंडल कर सकें, जो ट्रेनिंग दे सकें या ट्रेनिंग ले सकें, तो आपको उनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऑथर ने कहा क्लाइमेट चेंज को ध्यान जरूर देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कहीं हम डेवलपमेंट की होड़ में सस्टेनेबिलिटी को भूल जाएं, क्योंकि COP26 अभी रिसेंटली हुआ है और वहाँ पे हमने देखा है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट को प्रिवेंट करना, क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि अंतिम में फाइनली हमको ये भी ध्यान देना है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा ना हो और हम जो लिमिट सेट की गई हैं बाय द पेरिस डील एंड ये उनको हम कहीं ना कहीं अडेयर करें। इसके बाद फाइनली ऑथर ने कहा कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इंडिया एक ट्रस्टेड प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ है, चाहे वो पैंडेमिक के टाइम में हो, चाहे आपने देखा हो कि 150 कंट्री से ज़्यादा है जहाँ पे मेडिकल सप्लाईज और हमने दवाई की सप्लाईज की है ना। तो इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। बस हमको इन सारी चीज़ों को सीरियसली लेना है, जितने पॉइंट्स ऊपर ऑथर ने बताए, और सभी में अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन बी अ मेगा प्लेयर इन द अपकमिंग वर्ल्ड, है ना। लास्ट इसके बाद ऑथर ने कहा कि देयर हैज बीन नोट्स ऑफ मिसयूज ऑफ सेक्शन 124A। सेक्शन 124A आप सबको पता हो सेडिशन का सेक्शन होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रामणा जी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा है कि IPC का सेक्शन 124A इज लाइक a tool given to carpenter which was given to cut a piece of wood, but it was used to cut entire forest। तो 124A के लिए ये कमेंट किया है NV रामणा जी ने। एंड CJI has wondered why democracy is needing such harsh laws which was used to imprison महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। तो ऐसे लॉज की जरूरत क्यों हमको पड़ रही है जिनका मिसयूज किया गया था इन ऑर्डर टू अरेस्ट महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। ये यहाँ पे सवाल उठाए हैं। इस पे गवर्नमेंट का रिप्लाई ये आया कि देयर इज नो नीड टू abolish or there is no need to doing this null and void सेक्शन 124A। हाँ, इसके मिसयूज को रोका जाना जरूरी है। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने मतलब अपना वो बता दिया कि भैया हम किसी मूड में नहीं है कि 124A को हटाया जाए, ठीक है।
S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, आपको इसके बारे में बस ये जानना है कि ये S-400 जो है वो ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है और ये रशिया से हमने लिया है। रशिया वाले बोल रहे हैं कि भैया आपने ले लिया तो ये आपके सॉवरेनिटी का मतलब कि परिचायक है कि आप लोग सॉवरेन हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं लेते और अमेरिका के दबाव में आ जाते तो हम मानते कि आप लोग अमेरिका के दबाव में आ चुके हैं और आप लोग फ्री नहीं हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड। न्यू कैलेडोनिया वोट्स टू रिमेन पार्ट ऑफ फ्रांस। अब एक रेफरेंडम हुआ है न्यू कैलेडोनिया में। रेफरेंडम आप सबको पता है ना कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि एक होता है आपका रेफरेंडम हो गया, ठीक है ना, रेफरेंडम एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है एक होता है प्लेबिसाइट, और एक होता है रिकॉल। तो ये जो चीजें हैं ना ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट और रिकॉल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो न्यू कैलेडोनिया ने रेफरेंडम किया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम फ्रांस का हिस्सा रहना चाहते हैं। 96% ऑफ द वोटर्स इन द रेफरेंडम सेड दैट न्यू कैलेडोनिया वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ फ्रांस। तो ये आपको याद रखना, दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज नहीं है, लेकिन लास्ट जो न्यूज है वो है क्लाउड के रिगार्डिंग। और क्लाउड के सेटअप को, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसके लिए ऑथर ने जो टर्म यूज किया, कहा है कि भैया ये फ्यूडल क्लाउड किंगडम्स हैं, दीज आर फ्यूडल, ये फ्यूडलिस्टिक हो चुके हैं। क्यों फ्यूडलिस्टिक उन्होंने बोला? फ्यूडलिस्टिक बोलने का रीजन ये था, उन्होंने ये कहा कि जो क्लाउड की सर्विसेज हैं अगर आप देखें तो उनको गूगल, अमेजॉन यही लोग लीड कर रहे हैं और इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है। दे हैव क्रिएटेड अ मोनोपोली ओवर दैट, है ना। तो अमेजॉन क्लाउड सर्विसेज में भी हमने आउटेज देखा कुछ दिन पहले। उसके पहले गूगल वर्कस्पेस में हमने गूगल जो वर्कस्पेस होता है वहां पे हमने देखा था कि आउटेज हुआ है। तो ऑथर ने कहा कि ये सारे आउटेज हो रहे हैं लेकिन यही लोग लीड कर रहे हैं और इनसे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऑथर ने कहा कि भैया यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस लाने की जरूरत है और जरूरी है कि यहाँ पर दूसरे प्लेयर्स भी आए और उनको मौका मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। दैट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको समझने लायक ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, बट नॉर्मल आपको ये चीजें याद रखनी है। तो these are the things from today's newspaper. I hope you got clarity and that is it for the day. Thank you. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.